सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। और सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी सैप्पी होंगे और खुशहाल होंगे। और दोस्तों आज आपके सामने मैथ्स अड्डा लेकर आया है मेंसुरेशन 3D, क्षेत्रमिति 3D पर 35वीं क्लास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों से भरी हुई क्लास है, क्योंकि दोस्तों आयतन पर जो मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे वो इस क्लास में होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो बेलन, गोला, घन, अर्धगोला, शंकु और घनाभ, इन सभी पर आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये फिगर आप देख सकते हो, ऐसी फिगर के क्वेश्चन आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले भाई इस 35वें पार्ट से पहले मैंने मेंसुरेशन 3D, क्षेत्रमिति 3D पर 34 क्लास कराई है, जिसमें लगभग मैंने 200-250 क्वेश्चन को कवर करा दिया है। यदि आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे या उनमें से कोई पार्ट छूटा हुआ है तो उसे आप हमारे चैनल पर जाकर कवर कर सकते हो। लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा, तो हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से कवर करिए। और दोस्तों जो साथी हमारे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मेंसुरेशन 3D की बहुत ही प्यारी सीरीज होने वाली है। लगभग इसमें मैं आपको 400-500 क्वेश्चन, भाई 400-500 क्वेश्चन की सीरीज दूंगा, जिसको यदि आप अच्छे से देखते हो तो एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही अच्छे से सीखोगे और एग्जाम में भी बहुत अच्छा करके आओगे। और दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया है 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार पेंसिल को छीलकर शंकु आकार का कर दिया गया है। तो दोस्तों आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है 1.2 सेंटीमीटर व्यास। अब व्यास 1.2 सेंटीमीटर है तो उस बेलनाकार पेंसिल की त्रिज्या हो जाएगी 0.6 सेंटीमीटर, जिसे आप बोल सकते हो 6/10। भाई पॉइंट हटाओगे तो 6/10 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो उस बेलनाकार पेंसिल की त्रिज्या। और बोला गया है इस पेंसिल को छीलकर, भाई इस पेंसिल को छीलकर आप देख सकते हो उस पेंसिल को छीलकर शंकु आकार का कर दिया गया है। उसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। भाई जो आपकी बेलनाकार पेंसिल है उसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर बोली गई है। 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ भी पॉइंट हटा सकते हो भाई, 14/10 कर सकते हो, ये पॉइंट हट चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी बेलनाकार पेंसिल की हाइट है, भाई पेंसिल को छीलकर शंकु आकार का कर दिया गया है, तो जो आपकी बेलनाकार पेंसिल की ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही आपके शंकु की ऊंचाई रहेगी। तो हम बोल सकते हैं शंकु की ऊंचाई भी 14/10 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि देख सकते हो डायग्राम में दोनों की हाइट भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसलिए जो आपकी बेलनाकार पेंसिल की हाइट रहेगी वही आपके शंकु की हाइट रहेगी। तो दोनों की हाइट 14/10 है। और देख सकते हो दोनों एक ही आधार पर बने हैं, इसलिए बेलनाकार पेंसिल हो या छीलकर बनाया गया शंकु, दोनों की त्रिज्या भी सेम है जो 6/10 रहेगी। आपसे बोला गया है उसमें से जो सामग्री छील कर फेंकी गई है उसका आयतन बताइए घन सेंटीमीटर में। तो दोस्तों आपसे बोला गया है जो सामग्री छील कर फेंकी गई है उसका आयतन बताना है। तो दोस्तों यदि हम इससे ऐसा शंकु बनाएंगे तो ये जो वाइट पोर्शन है, ये वाला हिस्सा छील कर फेंका जाएगा और इसका आयतन हमसे पूछा गया है, ये वाइट वाला हिस्सा। अब दोस्तों ये कैसे आएगा भाई, ये दोनों के बीच में है, मतलब हम बोल सकते हैं हमारा जो बेलनाकार पेंसिल है और जो शंकु है उसके बीच में ये हिस्सा पड़ता है जो छील कर फेंका गया है। यदि हमें इस हिस्से का आयतन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेलनाकार पेंसिल πr²h, उसमें से इस शंकु 1/3 πr²h, इसको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बीच का आयतन प्राप्त करना होता है तो हमें हमेशा बड़े वाले में से अंदर वाले का आयतन घटाना पड़ता है, तभी हमें बीच वाले का आयतन प्राप्त होगा, वो सामग्री जो छील कर फेंकी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई बेलन में से शंकु को माइनस करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा पाई, कॉमन आएगा, मतलब हम 22/7 को कॉमन ले सकते हैं। फिर देखिए दोनों की त्रिज्या, भाई बेलन हो या शंकु हो, दोनों की त्रिज्या है 0.6 सेंटीमीटर या 6/10 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या सेम है दोनों की, इसलिए त्रिज्या को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर है r², यहाँ भी r² है, तो r² को कॉमन लेंगे, मतलब 6/10 यहाँ पर 2 बार रखा जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी बेलनाकार पेंसिल की ऊंचाई है वही ऊंचाई आपके शंकु की है, वही ऊंचाई आपके शंकु की है, मतलब ऊंचाई भी आप कॉमन ले सकते हो और ऊंचाई है 14/10। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्या बचा, भाई यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 बचा है, कुछ नहीं तो 1 बचता है, माइनस यहाँ पर 1/3 बचा है। और 1 में से यदि 1/3 को घटाओगे
तो 1/3 को घटाने के बाद आपका बचेगा 2/3। भाई एक में से यदि 1/3 को हटाओगे तो आपका 2/3 बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए 3 से कट करोगे 6 को तो भाई ये 2 आएगा, 7 से कट करोगे 14 को ये भी 2 आएगा। अब देखिए 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 का 6 में 48, तो ये हमारा 48 बन चुका है, जिसका हमें 22 से गुणा करना है। अब दोस्तों हर में देखा जाए, यहाँ पर हर में देखिए 10 रखा है 3 बार, तो यहाँ पर बन जाएगा 1000 आपका नीचे। अब आप मल्टीपल करोगे 48 का 22 में, 48 का 22 में यदि मल्टीपल करोगे तो आपको 1056 मिलेगा, बटे आपका देख सकते हो 1000 है, और 1000 से जैसे ही भाग दोगे तो 1.056 घन सेंटीमीटर वो आयतन है जो छील कर फेंका गया है। तो 1.056 घन सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन है, तो ये भाई हमारा आंसर है। इसको टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, एक वस्तु का आकार इस प्रकार है कि एक बेलन के नीचे अर्धगोलाकार है। तो दोस्तों देख सकते हो उसका आकार इस प्रकार है कि एक बेलन के नीचे वह कैसा है, अर्धगोलाकार है, उसके ऊपर शंकु के आकार का है। तो भाई बेलन के नीचे अर्धगोलाकार है और उसके ऊपर वह शंकु का आकार का है, देख सकते हो। अब आपसे बोला गया है बेलनाकार भाग की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी है। तो भाई जो आपका बेलनाकार भाग है बीच वाला, उसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी है, मतलब ये रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आपको मैंने जब ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिसमें एक ठोस के ऊपर दूसरा ठोस रखा था, तो आप ये वाला पार्ट देख सकते हो जो थंबनेल में दिख रहा है, इसमें मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें एक ठोस के ऊपर जब दूसरा ठोस रखा रहता है तो उनकी त्रिज्या बराबर रहती है। मतलब जो आपके बेलन की त्रिज्या है वही आपके अर्धगोले की त्रिज्या है, और जो आपकी बेलन की त्रिज्या है वही आपके शंकु की त्रिज्या है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, एक ही वृत्त पर रखे जाएंगे, इसलिए उनकी त्रिज्या बराबर है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, भाई बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वह त्रिज्या से 2.6 गुना है। अब त्रिज्या देखिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या से बोला गया है 2.6 गुना है आपके बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब त्रिज्या का 2.6 गुना करेंगे। अब दोस्तों आप त्रिज्या का 2.6 गुना पॉइंट हटाकर कर सकते हो। अभी 5 से कटेगा भाई 2 बार, और 2 से 26 को काटोगे तो वहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, वही उसकी ऊंचाई होती है। मतलब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो हम बोल सकते हैं ये अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यदि वस्तु का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है तो वस्तु की कुल ऊंचाई क्या होगी। तो हमसे पूछी गई है वस्तु की कुल ऊंचाई क्या होगी, जिसमें वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, क्षेत्रफल उस वस्तु का कितना, 770 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इस वस्तु का जो हमें क्षेत्रफल दिया है वो 770 है, लेकिन इस वस्तु की ऊंचाई आधार से लेकर टॉप तक जो इसकी ऊंचाई होगी वो ऊंचाई हमसे पूछी गई है। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, जो आपको क्षेत्रफल दिया है, कितना क्षेत्रफल दिया है, 770 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए, आप देख सकते हो भाई जो वृत्त है उनके शंकु का जो वर्ताकार आधार है, जो बेलन का वर्ताकार भाई टॉप होगा वो एक दूसरे से अटैच है, मतलब वृत्त दिखाई नहीं देंगे। फिर जो बेलन का वर्ताकार आधार होगा और जो आपके अर्धगोले का वर्ताकार आधार होगा वो भी एक दूसरे से अटैच है, तो वो दिखाई नहीं देंगे, वो हाइड है, इसलिए उनको क्षेत्रफल में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है वस्तु का, इस ठोस का, उसमें एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, ये वाला साइड साइड वाला, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल। फिर दोस्तों भाई ना तो बेलन का ऊपर वाला वृत्त दिखाई देगा, ना बेलन का नीचे वाला वृत्त दिखाई देगा, तो बेलन का भी जो हमें लेना है वो बेलन का सिर्फ वक्र पृष्ठ लेना है, और भाई बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब दोस्तों आप देख सकते हो अर्धगोले का ये वर्ताकार आधार नहीं दिखाई देगा, तो अर्धगोले का भी हमें वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, ये साइड साइड वाला क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये कंप्लीट क्षेत्रफल, इस वस्तु का कंप्लीट क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल हमें दिया है 770 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस है बीच में, तो कॉमन ले सकते हो। देखिए कॉमन क्या आएगा भाई, एक तो पाई कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा 22/7। दूसरा देखिए जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, और जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, मतलब तीनों की त्रिज्या बराबर है, तो आप त्रिज्या को कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिज्या है,
यहाँ भी एक त्रिज्या है, लेकिन यहाँ दो त्रिज्या है। तो आप एक बार त्रिज्या को कॉमन ले सकते हो। भाई त्रिज्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक बार त्रिज्या बचेगी, तो त्रिज्या कितनी है 5, जो हमने कॉमन ले ली। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बची है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। भाई एल क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो हमारे पास नहीं है। भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास नहीं है, यहाँ पर एल हमें रखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर बचा है 2h। भाई h आपके बेलन का है, और जो बेलन का h है वो हमें 13 सेंटीमीटर मिला है। अब यहाँ पर यदि आप 13 रखोगे, 13, भाई 13 का यदि 2 में गुणा करोगे तो यहाँ पर 26 बन जाएगा। फिर प्लस है, यहाँ पर बचा है 2r। भाई 2r, त्रिज्या हमें 5 मिली है, 5 का यदि डबल करोगे तो यहाँ पर 10 बनेगा। अब दोस्तों ये क्षेत्रफल 770 है। अब मात्र कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए 22 का 5 में, 22 का 5 में 110, और 110 से कट करोगे तो ये 7 आएगा। अब दोस्तों 7 का क्रॉस में 7 से मल्टीपल करेंगे, जो 49 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन चुका है 36, और 36 को यदि ट्रांसपोज करोगे तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 36 को माइनस करिए, तिर्यक ऊंचाई 13 मिलेगी। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है। भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो यहाँ पर हम 13 रख सकते हैं। भाई शंकु की एल, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई 13 मिल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उसका आधार कितना है। भाई उसका आधार देखोगे ध्यान से, उसका आधार 5 है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 13 है। तो हमें बतानी है उस ठोस की कुल ऊंचाई, तो हमें शंकु की भी ऊंचाई लेनी पड़ेगी। और आपको पता है यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, आधार 5 है समकोण त्रिभुज का, कर्ण आप देख सकते हो 13 है। तो समकोण त्रिभुज की जोड़ होती है 5, 12 और 13, जिसमें शंकु की ऊंचाई हमें 12 मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हो शंकु की ऊंचाई हमें 12 मिल चुकी है। अब दोस्तों टोटल जो ठोस की ऊंचाई रहेगी जो आपको दिया है, तो 12 है शंकु की ऊंचाई, जिसमें 13 है बेलन की ऊंचाई, और 5 है आपके अर्धगोले की ऊंचाई। तो यहाँ पर 12 और 13 25, 25 और 5, 25 और 5 30 आपके ठोस की टोटल ऊंचाई हो जाएगी। जैसे आप बोल सकते हो 12, 12 और 13 25, 25 और 5 30, तो 30 हमारे ठोस की टोटल ऊंचाई है। ऑप्शन देखा जाए तो भाई ये वाला बैठा है, इसको टिक करिए। देख सकते हो दोस्त कितना प्यारा सवाल है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होने चाहिए कि जो आपके अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या, और वही बेलन की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या। फिर आपको ये पता होना चाहिए जब ठोस एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं तो उनके वृत्त दिखाई नहीं देते। मतलब शंकु का भी वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल आप देख सकते हो, और आपके बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है आपका 2 पाई आर एच, और आपके अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर दोस्तों पाई और आर को कॉमन लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे, तिर्यक ऊंचाई 13 मिलेगी। तिर्यक ऊंचाई 13 है, 5 आधार से शंकु की ऊंचाई हमें 12 मिलेगी। अब 12 शंकु की ऊंचाई है, 13 बेलन की और 5 अर्धगोले की, तो ये टोटल ऊंचाई हमारी 30 हो जाएगी। चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे और अगले सवाल पर बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको दिया है एक बेलन जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। भाई इस बेलन का व्यास हमें 21 सेंटीमीटर दिया है। अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या 21/2 हो जाएगी। फिर दिया है ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। भाई जो बेलन है उसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर दी गई है। आगे देखिए ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। भाई आइसक्रीम से भरा हुआ है, आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आइसक्रीम से भरा है, इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे, तो यहाँ पर बोला है इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं से भरा जाता है। 7 सेंटीमीटर व्यास है तो उस शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। भरा जाता है तो आपको बोला है इन शंकुओं का शीर्ष भाग अर्धगोला है। दोस्तों शंकु का जो शीर्ष भाग है वो अर्धगोलाकार है, आप देख सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए जब एक दूसरे के ऊपर ठोस रखे रहते हैं तो जो नीचे वाले ठोस की त्रिज्या है 7/2, वही आपके ऊपर वाले ठोस की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। मतलब शंकु की त्रिज्या भी 7/2 है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 7/2 है। तो आपसे बोला है तो शंकुओं की संख्या कितनी होगी। दोस्तों जो आपको बेलनाकार में आइसक्रीम दी है उस आइसक्रीम से इस प्रकार के आपको शंकु भरने हैं जिनके ऊपर अर्धगोला रखा है। तो आपसे इन शंकुओं की संख्या पूछी गई है। अब दोस्तों ये संख्या वाले क्वेश्चन मैंने जब आपको कराए थे, आप ये वाला पार्ट देख सकते हो जो थंबनेल में दिख रहा है, इसमें मैंने संख्या वाले क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी, लेकिन वहां पर ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं कराया था। आप वो बेसिक क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था जब भी ये संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको रेशियो बनाना है। अब रेशियो बनाएंगे दोस्तों, एक तरफ है आपका बेलन, भाई बेलन का आयतन क्या रहता है पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरी तरफ है आपका नीचे शंकु ऊपर अर्धगोला, तो आप बोल सकते हो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में आपका क्या है अर्धगोला जिसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब दोस्तों यहाँ पर शंकु और अर्धगोले को यदि हम जोड़ देंगे
तो हमारी कंप्लीट आइसक्रीम बनेगी। अब कंप्लीट आइसक्रीम का आयतन और उस बेलन का आयतन यहाँ पर देखिए, इनमें रेशियो बनाएंगे तो कॉमन ले सकते हैं भाई। यहाँ पर कॉमन लेंगे पाई को, पाई कॉमन आएगा, इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर रखनी है बेलन की त्रिज्या जो है 21/2 भाई, 21/2 है और उस पर वर्ग लगा है, मतलब 21/2 बार। फिर दोस्तों यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, भाई ऊंचाई हमें दी है बेलन की 38, तो यहाँ पर 38 रखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, नीचे 3 है, यहाँ पर नीचे 3 है, तो हम 1/3 को कॉमन ले सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया है जो शंकु की त्रिज्या है वही ऊपर वाले अर्धगोले की त्रिज्या है, मतलब दोनों की त्रिज्या 7/2 है। तो भाई त्रिज्या कॉमन ले सकते हो, त्रिज्या कॉमन लोगे तो भाई त्रिज्या का वर्ग है, त्रिज्या का घन है, तो 2 बार त्रिज्या कॉमन ले सकते हो। 2 बार त्रिज्या कॉमन लोगे 7/2 2 बार रखा जाएगा। अब दोस्तों हमने 2 बार त्रिज्या कॉमन ली तो यहाँ पर 1 बार त्रिज्या बचेगी। अब यहाँ पर देखिए शंकु की ऊंचाई, भाई शंकु की ऊंचाई आप रख सकते हो 12, और यहाँ पर है त्रिज्या, त्रिज्या का आपको डबल करना है, त्रिज्या को आपको डबल करना है। अब त्रिज्या देखिए, त्रिज्या है 7/2, 7/2, 7/2 का डबल करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर 7, या सीधा बोल सकते हो 7/2 3.5, और 3.5 का यदि आप डबल करोगे तो 3.5 का डबल 7 बनेगा, बीच का सिंबल आप प्लस में रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 और 7, 12 और 7 को 19 बना के रखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका बेलन है और जो आपका आइसक्रीम है उनका रेशियो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 2, यहाँ पर दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। 7 से 21 को कट करोगे 3 आएगा, 7 से 21 को कट करोगे फिर 3 आएगा भाई, 19 से 38 को कट करिए 2 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 9, 9 का 2 में 18, और 18 का 3 में करोगे, 18 का 3 में 54, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब बोल सकते हो भाई बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है 54, और जो आपका आइसक्रीम है शंकु आकार की उसका आयतन है आपका 1। तो हमें बताना है शंकुओं की संख्या। अब दोस्तों जो मैंने आपको थंबनेल में पार्ट बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको संख्या बतानी है तो आपको क्या करना है, बड़ा जो है, जो बड़ा आयतन है उसको ऊपर रखना है और जो छोटा आयतन है उसको नीचे रखना है, और कट करके बताओगे संख्या, जो शंकुओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो शंकुओं की संख्या 54 है भाई। ऑप्शन देखा जाए पहला ऑप्शन बैठा है भाई 54, इसको आंसर कर दीजिए। और दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा इतना ध्यान रखिए, एक तरफ आपको बेलन लगाना है और एक तरफ आपको शंकु प्लस अर्धगोला लगाना है, और इन दोनों में भाई ऐड करोगे तो यहाँ पर हमेशा कॉमन लेके कैलकुलेशन किया करो। जैसे पाई कॉमन लिया, हमने पाई को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर r² r³ तो हमने 2 बार त्रिज्या को कॉमन लिया, ऊंचाई 12 रखी, 3.5 का डबल किया 7, और 12 और 7 19, 19 से सीधा 38 कटा, और फटाफट बड़े का आयतन छोटे का आयतन और बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, तो ये संख्या का प्रोसेस होता है जो 54 आया है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक लेवल वाला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। धीरे धीरे हर सवाल के लेवल निकलेंगे, आपका भी लेवल बनेगा, बस बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही क्वेश्चन करते जाइए। जैसा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आयताकार लोहे की चादर 33 सेंटीमीटर लंबी है तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ी है को 2 प्रकार से बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया। पहले इसकी चौड़ाई के साथ, फिर इसकी लंबाई के साथ। इस प्रकार 2 बनने वाले बेलनों के आयतनों में अनुपात बताइए। दोस्तों पहले उसकी चौड़ाई के साथ मोड़कर बेलन बनाया गया, फिर उसकी लंबाई के साथ मोड़कर बेलन बनाया गया, और इन दोनों बेलनों के आयतनों में हमसे क्या पूछा है, अनुपात। अब भाई बेलन का आयतन जो आपको पता है πr²h, इस बेलन का आयतन भी πr²h। इन बेलनों के आयतनों में हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको आयताकार चादर की लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों मिली है, लेकिन पहले बोला है उसकी चौड़ाई के अनुसार मोड़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप पहले चौड़ाई के अनुसार मोड़ोगे, अब चौड़ाई क्या है 22 है, अब 22 के अकॉर्डिंग मोड़ोगे, मतलब 22 आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि 22 के अनुसार मोड़ना है। अब 22 यहाँ पर रहेगा तो 33 आपका यहाँ पर रहेगा। अब दोस्तों फिर बोला है फिर इसको इसकी लंबाई के साथ मोड़ना है। अब लंबाई क्या है 33 है, लंबाई यहाँ पर आएगी 33, क्योंकि लंबाई के अनुसार मोड़ना है तो 22 जो साइड रहेगी आयताकार चादर की वो इस तरफ रहेगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो जो थंबनेल में दिख रहा है। इस पार्ट में मैंने आपको बताया था जब भी आयताकार चादर को मोड़कर जो बेलन बनाया जाता है उसका आयतन, उसका वक्र पृष्ठ, उसके संपूर्ण पृष्ठ के जो बेसिक क्वेश्चन है वो इस पार्ट में मैंने कराए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है इसलिए यहाँ पर लिया है। यहाँ पर देखिए उस पार्ट में मैंने आपको बताया था भाई आयताकार चादर की एक लेंथ होती है और दूसरी आपकी उसकी ब्रेथ होती है, जो आपको दी है 33 और 22, लेकिन पहले बोला है इसकी चौड़ाई के साथ मोड़ेंगे। अब दोस्तों यदि आप चौड़ाई के साथ मोड़ोगे, ऐसे मोड़कर
यदि बेलन बनाओगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही चौड़ाई के अनुसार मोड़ोगे तो ये मुड़कर बेलनाकार आधार का परिमाप बन जाएगी, और बेलनाकार आधार का परिमाप ये 22 बन जाएगा। मतलब 2πr ये 22 बन जाएगा। और दोस्तों जो भी आपकी दूसरी साइड बचती है आयताकार चादर की, वो बेलन की ऊंचाई बनती है। ये भाई 33 है, तो बेलन की ऊंचाई भी 33 बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, त्रिज्या मतलब r। अब ये जो 2π है भाई, ये जो 2π है ये गुणा से भाग में चला जाएगा, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 22/2π। अब दोस्तों पहले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब उसे लंबाई के अनुसार मोड़कर बेलन बनाओगे, मतलब 33 के अनुसार मोड़ोगे, तो ये जो 33 है ना, ये बेलनाकार आधार का परिमाप बन जाएगी, मतलब 2πr आपका क्या बन जाएगा, 33। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूसरी जो साइड बचती है, दूसरी साइड भी 22 बची है, वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो यहाँ पर ऊंचाई 22 रखते हैं, और देखिए यहाँ पर भी त्रिज्या कैसे लाओगे भाई, इस 2π को 33 के नीचे भेजिए, तो 33/2π यहाँ पर त्रिज्या बन जाएगी। अब दोस्तों दूसरे बेलन की ऊंचाई त्रिज्या आ चुकी है। अब बताएंगे दोनों के आयतनों में अनुपात। अब यहाँ पर देखिए, पाई से पाई कैंसिल होगा, पहले वाले बेलन की त्रिज्या का वर्ग। अब वहाँ पर त्रिज्या है आपकी 22/2π, अब उसका वर्ग करेंगे 22/2π, 22/2π। अब दोस्तों ऊंचाई लेंगे भाई, इस बेलन की ऊंचाई क्या आ चुकी है, 33, तो यहाँ पर 33 रखिए। अब यहाँ पर दूसरे बेलन की तरफ त्रिज्या का वर्ग, भाई त्रिज्या है 33/2π, तो 33/2π यहाँ पर त्रिज्या का वर्ग करेंगे 33/2π। अब दोस्तों ऊंचाई देखिए, ऊंचाई आपकी आ चुकी है 22, तो यहाँ पर 22 को रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2π से 2π यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 33 से 33 कटा, 22 से 22 कटा, अब यहाँ पर क्या बचा 22, यहाँ पर क्या बचा 33, और 22-33 का अनुपात 2-3 है। ऑप्शन ढूंढा जाए, ऑप्शन ढूंढा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर है दोस्तों, इसको टिक करिए। और दोस्तों यदि कोई दिक्कत लगी है तो जो थंबनेल में ये वाला पार्ट दिखाया था, इसमें बेसिक क्वेश्चन जाकर देखिए, जहाँ मैंने पूरा बताया है कि भाई जिसके अनुसार मोड़ा जाएगा वो बेलनाकार आधार का परिमाप 2πr बनेगा, और दूसरा बेलन की ऊंचाई बनेगा। सेम इसमें करेंगे, और दोस्तों इस 2π को दोनों तरफ बटे में भेज देंगे, ताकि 2π से 2π कैंसिल हो सके। और यहाँ पर आयतनों का अनुपात 2-3 है, ऑप्शन टिक करिए। और अब ये जो सवाल आपके सामने आया बच्चों, ये सवाल आप देख सकते हो, ये एक छोटा सवाल आपको दिखता होगा, लेकिन ये सवाल एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। मतलब हमने घन और घनाभ पर जो बेसिक सवाल किए हैं उनसे थोड़ा हटकर है, मतलब कोई भी बच्चा इसमें चकमा खा सकता है। यहाँ पर देखिए आपको बोला है, यदि घन के विकर्ण का मान मूल विकर्ण का 1.6 गुना हो जाता है तो घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, कर्व सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब दोस्तों ये वृद्धि होगी, ये वृद्धि आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है, यदि घन का विकर्ण का मान मूल विकर्ण का 1.6 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपको घन का जो विकर्ण है उसमें वृद्धि करने का बोला गया है। तो थोड़ी मैं फिगर ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए घन के विकर्ण का मान, यहाँ तक लेता हूँ मैं, मूल विकर्ण का 1.6 गुना हो जाता है। अब मैं पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाने के लिए 10 नीचे आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके साथ ये का लगता है उसका रेशियो नीचे वाला होता है, मतलब मूल घन का जो विकर्ण रहेगा वो रहेगा आपका 10, मूल घन का विकर्ण 10 रहेगा, तो यहाँ पर मैं 10 रखता हूँ। और दोस्तों जो बाद में जो घन बनेगा उसका विकर्ण आपका 16 हो जाएगा, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो का रेशियो नीचे वाला, और जो दूसरा घन बनेगा उसका रेशियो ऊपर वाला। तो दोस्तों विकर्णों में रेशियो देखिए, विकर्णों में रेशियो क्या बनेगा 10-16, भाई 10 और 16। आप सीधा भी उठा सकते हो भाई, विकर्ण को बढ़ाने का बोला गया है, तो बाद का विकर्ण 16 हो जाएगा और पहले वाले का विकर्ण 10 रहेगा। तो यहाँ पर आप विकर्ण में रेशियो बना सकते हो, जो आएगा 5 और 8। अब दोस्तों आपको मैंने स्टार्टिंग में मेंसुरेशन में एक थीम कराई थी कि आपको मैंने बोला था भुजा हो, विकर्ण हो, परिमाप हो या त्रिज्या हो, यदि इनसे क्षेत्रफल पर जाओ, इनसे यदि क्षेत्रफल पर जाओ तो आपको वर्ग करना है। भाई क्षेत्रफल पर जाओगे तो आपको वर्ग करना है, और क्षेत्रफल से यदि इन सब पर आओ तो आपको करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है कि भुजा, विकर्ण, परिमाप और त्रिज्या एक ही बात है। मतलब जो विकर्णों में अनुपात बनेगा वही भुजा में बनेगा, वही परिमाप में बनेगा, वही त्रिज्या में बनेगा। और क्षेत्रफल पर जाने के लिए इनसे वर्ग करते हैं और क्षेत्रफल से आने के लिए करनी करते हैं। तो कॉन्सेप्ट होता है जो विकर्ण में अनुपात होगा वही भुजा में अनुपात होगा। अब दोस्तों देख सकते हो विकर्ण डायगोनल में रेशियो क्या आया है
5/8 का। जो विकर्ण में अनुपात होगा वही उनकी भुजा में अनुपात होगा, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं उनकी भुजा में भी 5/8 का अनुपात होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब यहाँ पर दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला है घन के वक्र पृष्ठ में। अब दोस्तों क्षेत्रफल की बात हुई है, क्षेत्रफल की बात हुई है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिज्या। यदि इनसे क्षेत्रफल पर जाओ तो आपको वर्ग करना है, तो भाई क्षेत्रफल पर जाने के लिए वर्ग किया जाएगा, तो वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25 भाई 8 का वर्ग 64। तो आपसे बोला है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वृद्धि आप देख सकते हो भाई, वृद्धि कितनी हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है 39 की। और हमेशा पहले वाले मूल पर हमेशा वृद्धि की जाती है, मतलब पहले वाला 25 है उस पर वृद्धि की जाएगी, उसको आधार बनाया जाएगा, नीचे रखा जाएगा। और कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये आया हमारा 4। और 39 का 4 में 156% ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे भाई, ये बैठा 156%, टिक करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों मूल घन का विकर्ण 10 है और जो नया घन बनेगा उसका विकर्ण 16 है। जो विकर्ण में वही भुजा में, क्षेत्रफल पर जाएंगे तो वर्ग करेंगे, जो आएगा 5/8 का 25 64। अब दोस्तों वृद्धि का पूछा है भाई 25 से 64, 39 की वृद्धि, 39 की वृद्धि ऊपर रखेंगे और हमेशा मूल पर पहले वाले पर वृद्धि करते हैं, उसको आधार बनाते हैं, नीचे रखते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 156% की वृद्धि हुई, ऑप्शन को टिक करेंगे। और दोस्तों इसी के आधार पर ये आपका सवाल आपके सामने है, आप देख सकते हो, क्योंकि मम्मी बोलती है खाली नहीं जाने देना, कोई भी आता है उसको कुछ दे के भेजा जाता है। तो आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है मेरा, देखिए यहाँ पर दिया है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 40% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो घन का जो किनारा है, जो घन की भुजा होगी उसे 40% बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले आप भुजा ले सकते हो आरंभ वाली 100%, जिसे 40% बढ़ाएंगे तो बाद का किनारा, बाद की भुजा 140% बनेगी। अब दोस्तों ये 40 की वृद्धि हो चुकी है, तो आप पहले का किनारा और बाद का किनारा इसमें रेशो बनाओगे, जो आएगा 5/7। अब दोस्तों ये आ चुका है उनके किनारों में, उनकी भुजा में, जिसे आप ए से डिनोटेड करते हो, उसमें रेशो आ चुका है। तो पूछा है आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब दोस्तों पहले की भुजा आपके पास है, बाद की भुजा आपके पास है, जिसे आप ए से डिनोट करते हो, और दोस्तों भुजा के अनुपात है, आपसे पूछा आयतन में है। अब भुजा से आयतन पर जाना हो तो आपको पता है घन का आयतन a³ होता है। तो दोस्तों घन का आयतन निकालकर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारना, ऑप्शन आपके साथ ही हैं भाई। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना, जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।